अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो आपको पता है जैसे कि बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन है वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोटॉक्सिन हमारे पास और दूसरा होता है एंडोटॉक्सिन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक्सोटॉक्सिन कैसे वर्क करता है। तो एक्सोटॉक्सिन जो हमारे पास होता है उसके दो सब यूनिट होते हैं, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। अब जो ए वाला सब यूनिट है वो एक्टिव सब यूनिट है, वो इंटर हो जाएगा सेल में और डैमेज करेगा सेल को बाय वेरियस मैकेनिज्म, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है बी सब यूनिट जिसको हम बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहते हैं। ये बाइंडिंग में हेल्प करता है, यानी कि ये जो टॉक्सिन है पूरा ये क्या करेगा, बी वाला ये बाइंडिंग करवाएगा सेल के साथ। ठीक है, किसी कोई भी सेल हो सकता है जो उसका स्पेसिफिक टारगेट सेल होगा। ठीक है, फिर ये जो ए वाला सब यूनिट है ये सेल के अंदर जाएगा और इसको जो भी अपना डैमेज करवाना होगा वो काज करवा सकता है। तो चले सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कितने टाइप्स के हैं। तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है राइबोजाइलेशन। फर्स्ट ये राइबोजाइलेशन करवाते हैं किसी भी सेल के अंदर किसी भी मैकेनिज्म को, और फिर वो उसको या तो इनहिबिट करवा लेंगे या फिर उस मैकेनिज्म जो चल रहा है उसको फर्दर एक्टिवेट करा देंगे या हाइपर एक्टिवेट करा देंगे। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ये एक्सोटॉक्सिन क्या करवाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ब्लॉक करवा देते हैं। और तीसरा ये एक्ट करते हैं सुपर एंटीजन के तौर पे। अब वो भी हम डिस्कस करते हैं कि सुपर एंटीजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले राइबोजाइलेशन को डिस्कस करते हैं। तो राइबोजाइलेशन में क्या होता है कि एडीपी राइबोज होता है जो कि नॉर्मल प्रेजेंट होता है सेल में, और ये कंबाइन हो जाता है प्रोटीन के साथ एंड अपनी जो है वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। अब ये जो ए सब यूनिट था एक्सोटॉक्सिन का, ये एक्ट करता है कि एंजाइम के तौर पे जो कैटालाइज करता है एडिशन ऑफ एडीपी राइबोज की, ठीक है, ऑन द टारगेट प्रोटीन इन द ह्यूमन सेल्स। ठीक है, अब ये क्या करवाएगा, ये एडीपी राइबोज को उसमें कैटालाइज करके उसकी एडिंग करवा देगा किसी भी टारगेट प्रोटीन में ह्यूमन सेल्स में। फिर या वो उन प्रोटीन्स को इनएक्टिवेट करेगा या फिर उनको हाइपर एक्टिवेट कर देगा। अब देखते हैं कि ये किस कंडीशन में इनएक्टिवेट करवा रहा है, किसमें हाइपर एक्टिवेट करवा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, राइबोजाइलेशन। तो एडिशन ऑफ एडीपी राइबोज ऑन ए स्पेसिफिक और अ टारगेट प्रोटीन इज नोन एज राइबोजाइलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिप्थेरिया और सूडोमोनाज इन्फेक्शन में क्या करवाता है ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन। तो ये जो टॉक्सिन ए है, यानी कि ये एक्सोटॉक्सिन का जो ए कंपोनेंट है वो क्या करवाएगा, यहाँ पे राइबोजाइलेशन करवाएगा एलोंगेशन फैक्टर 2 की इन ए स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, तो जब हमारे प्रोटीन बन रहे होते हैं तो वहाँ पे एलोंगेशन फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारी चेन को, प्रोटीन की पेप्टाइड चेन को एलोंगेट करवाते हैं और हमारा एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाता है। लेकिन ये क्या करवाएगा, ये उस एलोंगेशन फैक्टर को इनहिबिट करवाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये हमारे प्रोटीन की जो एलोंगेशन है वो इनहिबिट होगी और प्रोटीन जो है एबनॉर्मल फॉर्म होंगे और सेल में जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और सेल जो है फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगी उसकी। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिप्थेरिया का टॉक्सिन है और इससे ही सूडोमोनास का टॉक्सिन होता है। इसका एक्टिव सब यूनिट है और बाइंडिंग सब यूनिट है। बाइंडिंग सब यूनिट सेल के साथ बाइंड हुआ, एक्टिव सब यूनिट ने क्या किया कि वो उसने एडीपी राइबोज जो है वो एलोंगेशन फैक्टर 2 में ऐड करवाई। तो ये जो है वो ह्यूमन सेल है और इसमें क्या कराएगा, ये इनहिबिशन करा दी इसने प्रोटीन के सिंथेसिस की। सही है, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ राइबोजाइलेशन। यहाँ पे तो ये इनहिबिशन करवा रहा था राइबोजाइलेशन के राइबोज के एडिंग से। अब यहाँ पे ये क्या करवाएगा, यहाँ पे हाइपर एक्टिवेशन करवाएगा। अब ये कौन से टॉक्सिन होते हैं, ये 2 टाइप के बैक्टीरिया के और टॉक्सिन है, जो है एक कोलरा का एक्सोटॉक्सिन और दूसरा है ई कोलाई का एक्सोटॉक्सिन। ये क्या करवाते हैं, ये एडीपी राइबोज ऐड करवाते हैं हमारे जीएस प्रोटीन में। ठीक है, जीएस प्रोटीन क्या होता है कि जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, इनको एडीपीज राइबोज उसमें ऐड करवाएगा और एक्टिवेशन हो जाएगी जीएस प्रोटीन की। सही है, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन वाटरी डायरिया विल अकर। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोलरा और ई कोलाई टॉक्सिन क्या, ई कोलाई क्या करवाते हैं,
ये हमारे पास वाटरी डायरिया करवाता है। अब कैसे करवाएगा ये? जो हमारे पास कोलेरा का टॉक्सिन है, ये इसका एक्टिव सब यूनिट था, ये बाइंडिंग सब यूनिट था, तो फिर ये क्या करवाएगा, एडीपी राइबोज को इंट्रोड्यूस करवा दिया है इसने। तो इसने क्या किया, जीएस प्रोटीन को एक्टिवेट करवा दिया, ठीक है। तो जीएस प्रोटीन ने क्या किया, एडिनाइलेज साइक्लेज को जो है वो एक्टिवेट किया और उसने फिर सीएमपी को इंक्रीज करवा दिया। सीएमपी इंक्रीज हो गया तो उसने प्रोटीन काइनेज को इंक्रीज करवा दिया, जिसने क्या करवाया, फॉस्फोराइलेशन करवाई क्लोराइड चैनल की और अदर आयन चैनल्स की, जिसकी वजह से क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम जो है वो सेल से, जो हमारे एंटेरोसाइट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल हैं, उससे बाहर आकर ल्यूमन में आ गए, ठीक है। अब ये जो सारे सोल्यूट्स हैं जब वो ल्यूमन में आ गए तो वाटर इनको होल्ड करता करता ल्यूमन में आ गया, और ल्यूमन में क्या हो गया, ये सारे मिलकर इन सब ने डायरिया काज करवाया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत सारे सॉल्ट्स थे, ठीक है, वो लॉस हो जाएंगे डायरिया में। तो ऐसे ये है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से ये वाटरी डायरिया करवाते हैं। अब एक्सोटॉक्सिन का हम सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, जिसमें वो ब्लॉकेज करवाता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का। अब इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप के हमारे पास टॉक्सिन आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास टेटनस टॉक्सिन और दूसरा होता है बोचुलिज्म। अब टेटनस टॉक्सिन क्या करवाता है कि ये जो इसके एंडोस्पोर्स हैं, कंटेमिनेटेड वुंड के थ्रू ये हमारे पास ब्लड में आ जाता है। टेटनस टॉक्सिन जो कि एक्सोटॉक्सिन है, ये रीच करता है एंटीरियर होर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, और यहाँ पे ये इनएक्टिवेट करवा देता है, प्रोटीन्स की इनएक्टिवेशन करवाता है, सही है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिलीज ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में, सही है। तो ये क्या करवाएगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को क्या करवा देगा, इनहिबिट करवा देगा। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास रिलीज नहीं होंगे तो जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, जो मोटर न्यूरॉन हैं, वो कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटेड होते रहेंगे और अपना स्टाइलकोलिन रिलीज करते रहेंगे मसल्स पे, तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे काफ़ी देर तक और स्पाज्म में चले जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे फिर स्पाज्म हो जाएगा मसल्स का। फिर हमारे पास बोचुलिज्म टॉक्सिन आता है, ये फूड पॉइजनिंग भी काज करवा देता है, और ये क्या करवाता है हमारे पास, जब ये हम जो है वो फूड जो कंटेमिनेटेड होगा बोचुलिज्म टॉक्सिन के साथ जो हम इंजेस्ट करेंगे, तो जो ये टॉक्सिन है ये हमारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहाँ पे क्या करवाएगा, ये ब्लड के थ्रू रीच करेगा हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये क्या करवाएगा, ये भी प्रोटीन की जो है वो ब्रेक डाउन करवाएगा, जो कि फ्यूजन में हेल्प करते हैं वेसिकल की, और एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज है उसको जो है वो इनहिबिट करवाएगा। तो ये रिलीज नहीं होगा तो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे, वो फ्लेसिड हो जाएंगी, हाइपोटोनिया हो जाएगा उनमें, और फ्लेसिड पैरालिसिस काज करवा सकते हैं। पेशेंट डाई भी हो सकता है ड्यू टू द फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। तो ये दो इसके जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए 2 टाइप्स के। अभी थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास है सुपर एंटीजन वाला। अब सुपर एंटीजन क्या करवाता है कि ये जो है वो डायरेक्टली जो है हमारे पास जो हमारे इम्यून सेल हैं उनको एक्टिवेट करता है, और इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो क्या करवाएंगे, वो साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन्स रिलीज करेंगे और वो शॉक काज करवा सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस का और स्ट्रेप्टोकोकस का टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, वो एक्ट करता है हमारे पास सुपर एंटीजन के तौर पे, और ये हमारे इम्यून सेल्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा और फिर वो क्या करवाएंगे, वो रिएक्शंस करवाएंगे और शॉक की प्रोडक्शन करवा सकते हैं, सही। दूसरा है हमारे पास एर्थ्रोजेनिक टॉक्सिन जो कि स्कारलेट फीवर करवाता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन में, वो भी एक्ट करता है सुपर एंटीजन के तौर पे, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सोटॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन जो है वो बेसिकली ये जो है वो यूजुअली सेप्टिक शॉक करवा रहा होता है। अब सेप्टिक शॉक क्या होता है कि उसमें क्या क्या होता है, उसमें फीवर होता है, हाइपरटेंशन होता है और डिसइमिनेटेड इंट्रावेस्क्यूलर कोएगुलेशन होती है, यानी कि सारी बॉडी में हमारी कोएगुलेशन हो रही होती है तो ब्लड सही से मूव नहीं कर पाता, सही है। तो हाइपरटेंशन हो जाती है और फीवर भी होता है। अब देखते हैं हम कि ये क्या करवाता है। अब कैसे करवाता है ये शॉक, तो फर्स्ट ये एक्टिवेशन करवाता है मैक्रोफेजेस की, एक्टिवेशन करवाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की, और एक्टिवेशन करवाता है टिश्यू फैक्टर्स की, जिसकी वजह से हमारे पास फीवर, हाइपरटेंशन और कोएगुलेशन हो रही होती है। अब ये हमारे पास एंडोटॉक्सिन है, सही है, ये एक्टिवेट कर रहा है मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस रिलीज कर रहे हैं इंटरल्यूकिन
टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देगा, तो वहाँ से हमारे पास हाइपोटेंशन हो जाएगा। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर फीवर करवाता है और ये भी हाइपरटेंशन करवा सकता है। इंटरल्यूकिन 1 फीवर का करवाएगा, तो इसी वजह से हमारा फीवर और हाइपोटेंशन हो गया। अब दूसरा होता है कि ये एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स में होता है एक C3A और C5A। C5A क्या करवाएगा, न्यूट्रोफिल्स को और ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स को बुलाएगा उस एरिया में जहाँ पे एंडोटॉक्सिन होगा, ठीक है, तो कीमोटैक्सिस करवाएगा। और C3A क्या करवाएगा, ये हाइपोटेंशन और एडिमा काज करवाएगा। और दूसरा होता है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर जो 12 होता है वो क्या करवाएगा, कोएगुलेशन कैस्केड करवाएगा और DIC करवाएगा, यानी कि सारी बॉडी में जो है वो हमारी कोएगुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एंडोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर शॉक प्रेजेंट करेगा। और एक्सोटॉक्सिन का तो आपने देख ही लिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।